Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about different inequalities in the society on the basis of caste and religion. One example was of Om Prakash Valmiki. He was from a lower caste and how he was treated in the society. And the second was Mr. and Mrs. Ansari when they asked for an apartment for rent, then how they were treated. तो हमने पिछली क्लास में इनइक्वलिटीज़ के दो एग्जाम्पल देखे थे कास्ट और रिलीजन के बेस पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट और द वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, कि हमारा कितना सम्मान। एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट ओनली। आप इसको केवल रिस्पेक्ट के तौर पर पढ़ सकते हैं, सम्मान की किस प्रकार पहचान करें, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की किस प्रकार उसको बनाए रखे समाज के अंदर, तो उसके बारे में दे रखा है। अब एग्जाम्पल वहीं से कंटिन्यू किए हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो हमने देखा कि किस जाति में हम पैदा हुए हैं, किस धर्म के अनुसार हम चल रहे हैं, इसके आधार पर भी समाज में हमारा रिस्पेक्ट डिसाइड होता है, हमारी डिग्निटी डिसाइड होती है कि हमें कितना सम्मान मिलेगा। उसके आधार पर हमारे अनइक्वलिटी और इनइक्वलिटीज एक्चुअली कि हमारे साथ असमानता का व्यवहार होता है। अब उसी में दो एग्जाम्पल जो आपने पढ़े थे, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। किसी व्यक्ति के साथ जब बराबर का व्यवहार नहीं, उसका मतलब हम उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब इसमें द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, ये दोनों एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार उनके सम्मान को ठेस पहुंची। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से सारा स्कूल प्लेग्राउंड वगैरह साफ कराया जाता। ही वॉज नॉट इवन टू सिट विद हिज फ्रेंड्स और कलीग्स, जो साथी थे उनके साथ वो बैठ भी नहीं सकता था। किस प्रकार अंसारी को मना कर दिया गया मकान देने से ऑन द बेस ऑफ देयर रिलीजन। उसके बाद उनको सजेस्ट किया गया कि आप अपना नाम बदल लें, तो उससे देयर डिग्निटी हर्ट, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची कि क्यों बदल लें हम अपना नाम। तो दो एग्जाम्पल दे रखे थे। अब आगे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें दे रखा है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय लोकतंत्र में संविधान के द्वारा किस प्रकार समानता प्रदान की गई है। तो इसमें देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। भारतीय संविधान के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, पर्सन फ्रॉम ऑल कोस्ट, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, रिलीजन किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, ट्राइब्स किसी जनजाति से है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उसका शैक्षिक और आर्थिक, शैक्षिक शिक्षा कितनी है उसके पास, यानी कितना पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिक अमीर है कि गरीब है, बैकग्राउंड, ये चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान है। इट डजंट बट दिस इज नॉट सो द इनइक्वलिटी सीजीज टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि इससे हमारे यहाँ असमानता खत्म होगी, फिर भी है हमारे यहाँ असमानताएं। बट एट लीस्ट द डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज। लेकिन हमारे समानता के विचार को आगे बढ़ाया तो गया, हमारे संविधान में उसके लिए अलग से व्यवस्था तो की गई। अब हमारे संविधान में किस प्रकार उस व्यवस्था को आगे किया गया कि हमारे यहाँ 9 लाख डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले की बात करें जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, जिससे पहले हमारे ऊपर और लोगों ने शासन किया, देयर वॉज नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो हमें असमानता से बचाता हो। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वल्स। लेकिन अब बहुत सारे कानून हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल दिए रखे वन बाय वन कि हमारे यहाँ किस प्रकार इक्वलिटी को बढ़ावा दिया गया। फर्स्ट, द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। संविधान में साफ साफ लिखा है प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर, चाहे देश का राष्ट्रपति है चाहे एक सामान्य वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, उसके ऊपर नियम कानून सारे बराबर लागू होते हैं। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो किस जाति में पैदा हुआ है, किस धर्म के को प्रैक्टिस करता है, वो महिला है कि पुरुष है, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
और तीसरा थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। जो भी सार्वजनिक स्थल हैं यानी सबके लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या किसी सोशल बैकग्राउंड के आधार पर मना नहीं किया जा सकता। अब बस स्टैंड पर जाएं और आपको मना कर दें आप इस जाति से इस बस स्टैंड पर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार से संविधान के अंदर हमारी समानता की पहचान की गई है। पहला, कानून के सामने सारे बराबर होंगे। दूसरा, जाति या धर्म के नाम पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और तीसरा, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं इक्वली दी जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस बैकग्राउंड से हैं। द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed the question। अब संविधान में तो लिख दिया गया, लेकिन क्या उससे हमारे यहाँ समानता आई? तो उसको लागू करने के लिए संविधान के द्वारा जो हमें समानता का विचार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, उसके लिए सरकार ने 2 प्रकार के प्रयास किए। कौन कौन से प्रयास किए? द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the question is through laws। पहला तो कानून बनाकर, और दूसरा थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम लागू करके जो समानता को बढ़ावा देती हों। उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास किस प्रकार की स्कीम की गई, कि हमारा जो अलग अलग स्कीम चालू की गई उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आई? मिड डे मील स्कीम, जो स्कूलों के अंदर दोपहर का खाना प्रोवाइड कराया गया। वो किसके लिए? कि इक्वलिटी को कैसे स्थापित करता है। अब इसमें किया क्या गया? दिस रेफर्ड द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, कि दोपहर का खाना मिलता है। तमिलनाडु सबसे पहले लागू करने वाला स्टेट था 2001 में ही। अब उसके बाद बाकी जगह भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई कि ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह की जाएं। उसमें जो व्यवस्था की गई उसके अंदर व्यवस्था क्या थी कि इसके अंतर्गत कि हमारे यहाँ सभी बच्चे किसी भी जाति किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, साथ बैठ के खाना खाएंगे, यानी असमानता खत्म करने का प्रयास किया गया। दूसरा, द फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाई ए वुमेन हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट। ज़्यादातर ये खाना बनाने की जिम्मेवारी उस महिला को दी गई जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो बाकी बच्चे सारे खाएं और एक महिला जिसको कि हमने लोअर कास्ट या दलित बोला उससे बना रही है। तो असमानता को ख़त्म करने का प्रयास था कि हर जाति, हर वर्ग, हर अमीर गरीब किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी रिलीजन के बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, कि सारे साथ बैठ के खाना खाएंगे और महिला जो दलित बैकग्राउंड से होगी वो खाना पकाएगी। तो ये प्रयास था स्कीम के द्वारा इक्वलिटी स्थापित करने का। भारत में कुछ कानून बनाए गए, जैसे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बनाए, राइट टू इक्वलिटी के लिए हमारे यहाँ मौलिक अधिकार दे दिया गया, उसमें अलग अलग आर्टिकल जोड़ दिए गए, पनिशेबल ऑफेंस बना दिए गए, और कुछ हमारे यहाँ स्कीम के द्वारा किया गया। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी, हालांकि हमारे यहाँ समानता प्रदान करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रयास किए गए, उससे आई भी। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट, हालांकि हमारे मिड डे मील से संख्या भी बढ़ी स्कूलों में, लेकिन क्या समानता आ पाई? जो अमीर परिवारों से रिलेटेड बच्चे हैं जो वो पढ़ते हैं, अब इसमें दे रखा वाइल द मिड डे मील हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट, लेकिन देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। जो गरीब बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं और जिनके पास पैसा हो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत बड़ा अंतर है। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against। बहुत सारे स्कूल आज भी ऐसे हैं जहाँ लोअर कास्ट के बच्चों के साथ भेदभाव होता है। The children are forced into unequal situation in which their dignity is not। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ आज भी बच्चों के साथ असमान व्यवहार होता है। They have to face that their dignity is not respected, कि उनका सम्मान नहीं किया जाता। बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उनको बराबर नहीं मानते। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़, और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। हमारा दृष्टिकोण जो हमने शताब्दियों से बनाया है, हमारी इतनी जनरेशन से चला आ रहा है ये अंतर कि ये कास्ट बड़ी है ये छोटी है, तो ये एकदम से हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सरकार ने स्कीम भी चलाई, सरकार ने लॉज भी पास किए, लेकिन एकदम से इन सारी चीज़ों को, हमारे दृष्टिकोण को बदला नहीं जा सकता। सबसे बड़ा रीज़न रहा ये।
इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, लोग जानते हैं ये भेदभाव कानून के अनुसार गलत है, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वल, लेकिन उसके बावजूद करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, जिस दिन लोग ये मान लेंगे कि कोई भी व्यक्ति इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, तो उस दिन हमारे यहाँ ये एटीट्यूड जब चेंज हो जाएगा तो हमारा चेंज पूरे समाज में बदलाव आ जाएगा। यानी वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। और वो कैसे बदलाव होगा? थ्रू एजुकेशन। सबसे बड़ा जो हमारे पास वेपन है टू चेंज दिस एटीट्यूड को बदलने का, वो हमारा क्या है? वो हमारा है शिक्षा।